लोग करेंगे, ये पूरे की पूरी क्लास मैंने एलोकेट की है जस्ट टू अंडरस्टैंड द S1 क्वेश्चन। देखिए बेटा एक चीज समझ ले, S1 की अगर मैं बात करूं ना तो S1 के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आपके पास पूरे S1 के अंदर अगर मैं मेजॉरिटी 7 क्वेश्चंस आपके पास आने हैं, उनमें से अगर मैं इवेल्युएट करूं तो मेरे पास कह लो कि 5 के अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है, राइट। एक तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला, वो अलग हो गया। फिर आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो अलग चला गया, राइट। ये दो टॉपिक्स को अगर हम निकाल दें तो बाकी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अंदर वो आपको एक ही स्टेटमेंट देता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, राइट। कुछ में वो मेंशन कर देता है कि जी बाइनोमियल है, ज्योमेट्रिक का तो कभी मेंशन नहीं करता है, नॉर्मल है ये मेंशन कर देता है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में वो मेंशन नहीं करता है। अब पूरे जो टॉपिक्स हैं उनमें इतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी का, पूरा आपका S1 का पेपर का नाम ही है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। मुझे बच्चे कहते हैं सर पता कैसे चलेगा कि हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किसके थ्रू करनी है। और ये पॉइंट लॉजिकल भी है कि भाई हर क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जी आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी के मेथड्स आते हैं S1 में वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जी पता कैसे चलेगा क्वेश्चन को पढ़ के, या कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो इधर ट्री डायग्राम से सॉल्व करना है या हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं उससे सॉल्व करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, ज्योमेट्रिक है, ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करते हैं। यहाँ पे और कुछ नहीं चल रहा होता है, आपके पास यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे प्रोबेबिलिटी ही फाइंड हो रही होती है। तो इसमें हम पहले तो ये समझेंगे कि भाई पता कैसे चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो किस मेथड के थ्रू करनी है, उस पे हम लोग इस पे आज जरा बात करेंगे। देखो बेटा आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करने के लिए जो हमारे पास है, अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं स्टार्ट लूँ तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, सबसे पहले जो हमने पढ़ा है दैट इज ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम हमें प्रोबेबिलिटी दे देता है। फिर हम लोगों ने एक और मेथड पढ़ा था, वो थी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके थ्रू भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएंगे। फिर हमारे पास आ जाती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देती है। फिर हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देती है। फिर हमारे पास आ जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमें क्या करती है प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देती है। इसके अंदर नो डाउट हमारे पास एक और भी मेथड्स होते हैं जो कि यहाँ पे हम लिस्ट अप कर देते हैं, जो कि हम लोग लिस्ट अप करके वेरिएबल्स वो वाले करते हैं, वो भी हमारे पास होता है। मेन हमारे पास ये वाली चीज़ है। अब पॉइंट ये है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ भाई ये सारी चीज़ें मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रही हैं, क्वेश्चन में वो एग्जामिनर मेंशन नहीं करके देता है कि जी यूज द ट्री डायग्राम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी या यूज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हाँ एक नॉर्मल के लिए वो लिख देता है, वो भी अक्सर क्वेश्चन में, सारों में नहीं, मेजॉरिटी में वो लिख देता है कि जी द एग्जाम्पल इज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसके लिए वो लिख देता है, बाकी किसी के लिए वो नहीं लिखता, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि भाई पेपर में पता कैसे चलेगा, इस पे आज का पूरी डिस्कशन होनी है और ये डिस्कशन को बड़े गौर से समझना है। मैं एक बात बोल दूं, जब आप टॉपिक कर रहे होते हो तब बड़ा आसान होता है कि यार ठीक है ट्री डायग्राम का क्वेश्चन
एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं या बायनॉमियल का मैं टॉपिक करा रहा हूँ तो बहुत आसान होता है। ऑब्वियसली बात है, बायनॉमियल का अगर मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बायनॉमियल के ही दूंगा। मैं ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन ज्योमेट्रिक के ही दूंगा। लेकिन पेपर में जब आप पूरा कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, राइट। अब इवेल्युएट किस तरह से करना है इसको गौर से समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा ट्री डायग्राम से। इनको मैं लिस्ट को नीचे कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहां से कट कर रहा हूं। बेटा देखें, ट्री डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो हम ये कहते हैं कि ट्री डायग्राम जो है that is useful when the number of trials are less. When number of trials are less, जिसको आप अपनी n की वैल्यू कहते हो। नंबर ऑफ ट्रायल्स किसे कहते हैं, इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हम कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स experiment is repeated। अगर आपका एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज बीन रिपीटेड वो लेस है, मींस n की वैल्यू कम है, तो ट्री डायग्राम इज अ वेरी सूटेबल अप्रोच टू फाइंड द आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी इजीली ड्रॉ भी हो जाता है और हमें बड़ी इजीली हमारा टाइम सेव करके हमें आंसर भी दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कह दूं कि जी मैंने एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन इज फ्लिप्ड 3 टाइम्स, तो भाई ठीक है, कॉइन हमें क्या दे सकते हैं, हेड टेल दे सकते हैं, उस हेड टेल के आगे हेड टेल बनेगी, उनके आउटकम्स के आगे हेड टेल के आगे हेड टेल बन जाएगी। तो नंबर ऑफ टाइम्स या n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, n जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैं बड़ी इजीली अपना ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा और मैं अपना ट्री डायग्राम ड्रॉ करके अपना आंसर कंक्लूड आउट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो कम है, 3 है, बहुत कन्वीनियंटली हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जाने का मतलब यह है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट कर रहा हूं तो मैं अगर उसको बहुत ज्यादा दफा रिपीट कर रहा हूं तो फिर ट्री डायग्राम इज नॉट अ सूटेबल अप्रोच, राइट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन, नोट करके लिख लेते हैं, व्हेन n increases then tree diagram is not a suitable option। एग्जाम्पल समझे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं आपके पास कि भाई आपके पास यही कॉइन है, ये जो मैंने कॉइन दिया था आपको, इसको मैंने लेट्स से 20 दफा फ्लिप किया है। अब आप ट्री डायग्राम नहीं बना सकते, आप हेड टेल बनाओगे, हेड टेल के आगे हेड टेल बनेगा, उनके आउटकम्स के आगे हेड टेल बनेंगे। नाउ ट्री डायग्राम इज नॉट अ सूटेबल अप्रोच। मैं यही कह दूं कि अगर मेरे पास कॉइन है, उसको मैंने 50 दफा फ्लिप किया है, नाउ अगेन द ट्री डायग्राम इज नॉट अ सूटेबल अप्रोच, राइट। इसी तरीके से मेरे पास एक डाइस है, लूडो का दाना है, उसको मैंने लेट्स से 20 दफा फ्लिप किया है, ट्री डायग्राम इज नॉट अ सूटेबल अप्रोच नाउ, क्योंकि आपके पास ट्री डायग्राम उसका इतना बड़ा बनेगा कि वो बनाना ही पेपर में बहुत मुश्किल है, बना ही नहीं सकेंगे आप, 10 से ऊपर का नहीं बना सकते। तो याद रखें, पहली चीज, ट्री डायग्राम तब कन्वीनियंट है जब नंबर ऑफ ट्रायल्स मींस नंबर ऑफ टाइम्स जब आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है वो अगर लेस है तो ट्री डायग्राम इज अ वेरी सूटेबल अप्रोच फॉर इट। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। नहीं बेटा, 3 का मैंने एग्जाम्पल लिया है। बेटा लिमिट्स ऐसा हम सेट नहीं कर सकते,
यूजुअली होता है 3 4 5 तक, ये फिर भी चल जाता है। उससे 5 से मोर अगर जाए, अगर मुझे लिमिट को सेट ही करना है तो मैं कहूँगा बेटा 5 तक जो है, उससे ऊपर जो है वो कन्वीनियंट नहीं रहता, राइट। 4 तक तो हमें एग्जामिनर ने यूज करवाया है, 3 तक तो बहुत ही यूज करवाया उसने, 4 तक हमसे यूज करवाया हुआ है। अगर लिमिट सेट करनी है तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 5 से ऊपर कन्वीनियंट नहीं रहता। ठीक है जी। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वर्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वर्ड से समझ आ रहा है उस केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जब आपको मैं कोई कंडीशन लगा दूं। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी विद एनी कंडीशन, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें लेकिन ये होने के साथ, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में वो वर्ड लिख देता है कंडीशनल का, नहीं भी लिखता है, तो उसके लिए मैंने की वर्ड्स लिखवाए मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को याद हो जब मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखवाई थी तो मैंने इसके कुछ की वर्ड्स लिखवाए थे। कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड क्या थे? सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज्ड कीवर्ड इसका गिवन दैट, सच दैट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनर अक्सर यूज करता है, राइट। अगर वो कह देता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट दिस इज हैपनिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट दिस इज हैपनिंग, तो ये हमारे ज़हन में फौरन से पहले क्लिक कर जाना चाहिए कि आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और इसके अंदर याद रखिएगा जो प्रोबेबिलिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको ही याद रखना है। आपके पास प्रोबेबिलिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता था? डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। वो ही यहाँ पे भी यूज होता है। यहाँ पे कोई हम नया फॉर्मूला नहीं बना लेते हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए जो कीवर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि जी गिवन दैट ही गोज फॉर द स्विमिंग, वो वाला आपके पास जो क्वेश्चन है उसके लिए याद रखें कीवर्ड्स आर दी गिवन दैट सच दैट, ये कीवर्ड्स होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। तो अगर ये वर्ड आपके पास यूज हुए हुए हैं तो आपके पास वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये तो हमारे पास ट्री डायग्राम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सारे इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। ओके जी, now comes the most important one. Everybody stop writing. बेटा देखो, अब आते हैं आपके पास ये वाली चीजें तो हो गई, अब आपकी आती है डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो आपको मैंने लिखवाई है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बायनॉमियल, ज्योमेट्रिक, ये वाली। अब फाइंडिंग इधर भी याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ही हो रही है। यहाँ पे कोई हम आपको नई चीज नहीं फाइंड करने के लिए कह देते, यहाँ पे भी हम आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी ही करवा रहे होते हैं। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अब होता ही है कि भाई हर जगह प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड लगाना है? इसको हम यहीं पे क्लियर आउट करेंगे, फिर हम इन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। इस पे जाने से पहले एक चीज बेटा समझो, आपका जो डेटा होता है ना, उसकी दो टाइप्स होती हैं। और से सारे समझिएगा, कोई लिखेगा नहीं अभी। डेटा के लिए हम कहते हैं हमारे पास जो डेटा होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका बेटा डेटा होता है डिस्क्रीट, एक आपका डेटा होता है कंटिन्यूअस। अब इसमें एक चीज याद रखना बेटा, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता कि आपने कोई ऐसा डाटा इकट्ठा कर लिया कि जी कुछ हो गया। ये डाटा की टाइप्स होती है, राइट।
आपका रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको इवेल्युएट करना पता होना चाहिए कि जी डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है और कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है। आपका टास्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इवेल्युएट कर लेना कि भाई डिस्क्रीट डाटा कौन सा है और कंटिन्यूस डाटा कौन सा है। ये इवेल्युएट करना आपके काम है, राइट। अब बारी बारी से समझते हैं। पहले बात करते हैं डिस्क्रीट के डाटा की। देखो बेटा, डिस्क्रीट डाटा हम किस डाटा को कहते हैं? डिस्क्रीट वो डाटा होता है जो कि आपको होल नंबर्स में वैल्यूज दे। ऐसा डाटा जिसकी वैल्यूज होल नंबर में हो, होल नंबर वैल्यूज, राइट। अब पॉइंट ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 0 आ रहा है, इसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन सो फोर्थ चल रहा है, राइट। अगर कोई ऐसा डाटा है जो कि आपके पास होल नंबर्स में वैल्यूज दे तो हम कहते हैं वो डाटा डिस्क्रीट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइस को फेंका है, डाइस मुझे वैल्यू या तो 1 की देगी या फिर 2 की देगी या फिर 3 की देगी या फिर 4 की देगी या फिर 5 देगी या फिर 6 देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डाइस को फेंकें और डाइस जो आपको वैल्यू दे दे वो 5.5 दे दे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। डाइस कैन नॉट गिव यू 5.5। डाइस या तो आपको 5 देगी या 6 देगी, राइट। तो मैं कहूंगा कि डाइस के जितने भी आउटकम मेरे पास आ सकते हैं वो सारे के सारे डिस्क्रीट आउटकम है। मींस उससे जो डाटा कलेक्ट होगा वो डिस्क्रीट होगा, राइट। इसको अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाना चाहूं, फिर और भी एग्जांपल्स मैं आपको लिस्ट अप करता हूं। तो ग्राफिकली इसके लिए अगर मैं डिनोट करना चाहूं तो हम कहते हैं इसकी ऐसे बार्स बनती हैं इस तरीके से। ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, राइट। ये मेरे पास 1 2 3 4, राइट। तो ये मेरे पास डिस्क्रीट डाटा है। मींस 1 के बाद 2 आ सकता है, 2 के बाद 3 आ सकता है, 3 के बाद 4 आ सकता है, बीच की कोई वैल्यूज नहीं मिल सकती। तो ऐसा डाटा जो कि आपको होल नंबर की वैल्यूज दे, वो वैल्यूज कुछ भी हो वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको अगर होल नंबर्स की वैल्यूज दे तो हम ऐसा कहते हैं कि जी हमारे पास वो वाला जो डाटा है वो आपके पास डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा, राइट। उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है, लेकिन अभी हम डाटा की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं जी मैंने एक कॉइन को फेंका है, कॉइन या तो आपको हेड दे सकता है या फिर आपको टेल दे सकता है। अगर आपने कॉइन को लेट्स से 10 दफा फेंका है तो या तो 5 दफा हेड जाएंगे या 5 दफा टेल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 दफा अगर कॉइन को फेंका है तो आपके पास 4.5 टाइम्स हेड आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। या तो 4 हेड आएंगे या 5 हेड आएंगे। डेसिमल आपके पास नहीं हो सकता। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास वो जो कॉइन है वो वर्टिकली लैंड कर जाए। वो फिल्मों में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता है, राइट। आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में या तो 4 हेड मिलेंगे या 6 हेड मिलेंगे या 10 हेड मिलेंगे या 11 हेड मिलेंगे, तो आपके पास होल नंबर्स में ही आएगा, राइट। तो हमारे पास जो कॉइन की एग्जांपल है बेटा, कॉइन की, डाइस की, ये दोनों एग्जांपल डिस्क्रीट हो गई। इसी तरीके से नंबर ऑफ पीपल, इसकी एग्जांपल भी आपके पास डिस्क्रीट है। भाई मैंने अगर मेरे पास क्लास है 50 लोगों की, उसमें से मैंने 20 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई 20 सिलेक्ट हो सकते हैं, 10 सिलेक्ट हो सकते हैं, 11 सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता मैं 10.5 बंदा सिलेक्ट, आधा बंदा सिलेक्ट नहीं हो सकता है। या तो 10 बंदे सिलेक्ट होंगे या 11 बंदे सिलेक्ट होंगे, राइट। इसी तरीके से ग्रेड्स की एग्जांपल, आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सारे के सारे क्या होंगे? डिस्क्रीट है। या तो आपका ए आएगा या आपका बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा या यू आएगा, जो भी आएगा। 8.5 नहीं हो सकता, बीच का कोई ग्रेड नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास किसकी होती हैं? दीज आर ऑल द एग्जांपल्स फॉर द डिस्क्रीट डाटा। सबको डिस्क्रीट डाटा क्लियर है? एवरीबॉडी थम्स अप चाहिए मुझे सबके। फिर आते हैं कंटिन्यूअस डाटा के ऊपर। गौर से सुनिएगा। कंटिन्यूअस डाटा होता है जब आपके पास ऑल रियल वैल्यूज इंक्लूडेड हो, ऑल रियल वैल्यूज, डेसिमल्स भी हो सकते हैं और होने भी होते हैं इसके अंदर, राइट। एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल, 0 के बाद मेरे पास 1 नहीं होगा,
0 के बाद मेरे पास 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, फिर जाके कहीं 1 होगा। और मैं अगर और डिटेल में जाऊं तो मेरे पास 0 के बाद 0.1 भी नहीं होगा, 0.00001 भी होगा, और इसी तरीके से 0.00002 भी होगा, इसी तरीके से 0.00003 भी होगा। तो ऐसा डाटा जो हमारे पास होता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डाटा। अब इसमें आपका कोई रोल नहीं है भाई, डाटा की टाइप ऐसी है। अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहूं तो मेरे पास जो ग्राफ इसका बनता है दैट इज गोइंग टू सीम लाइक अ कर्व। कर्व के अंदर आपके पास सारी वैल्यूज होती है। कर्व जो होता है आपके पास वो किसी भी शेप में बने, वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन जो कर्व हमारे पास होता है वो कर्व आपके पास क्या होता है, कर्व इज इंक्लूडिंग ऑल दी वैल्यूज। तो आपके पास ये जो होगा आपके पास 0 1 2 3 सो ऑन, इसके अंदर आपके पास क्या है, सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है। 0 के बाद 1 नहीं है, 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, बीच वाली वैल्यूज जो डेसिमल वाली है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। तो जो कर्व कंटिन्यूअस डाटा होता है उसके अंदर हमारा कर्व टाइप ऑफ बन रहा होता है। इसकी एग्जांपल से बात करते हैं ताकि आपको फर्दर अंडरस्टैंड हो, गौर से सुनिएगा। इसकी एग्जांपल में मैंने जैसे शुरू में कहा है आपका कोई रोल नहीं है भाई, डाटा ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी सबसे पहली एग्जांपल, हाइट ऑफ एन पर्सन। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास क्लास में 50 लोग हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज एन हाइट मोर देन 5 फीट। मोर देन 5 फीट की बात जहां तक है तो मोर देन 5 में मुझे 5 के बाद 6 फीट पे नहीं जाना है भाई, मेरे पास क्लास के अंदर 5.1 फीट वाला बंदा भी होगा, मेरे पास क्लास के अंदर 5.2 फीट्स वाला बंदा भी होगा, मेरे पास क्लास के अंदर 5.75 फीट्स वाला बंदा भी होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता मोर देन 5 फीट्स में 5 के बाद 6 फीट होगा, 7 फीट होगा, 8 फीट होगा, 9 फीट होगा, 10 फीट होगा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे पास मोर देन 5 के अंदर क्या होगा, मेरे पास 5.1 फीट्स वाला बंदा भी होगा, मेरे पास 5.2 फीट्स वाला बंदा भी होगा। अपनी हाइट अगर आप चेक करें तो 5.35, अक्सर लोग कहते हैं जी मेरी हाइट इतनी है, तो वो वाला बंदा भी होगा। एग्जाम्पल्स चलती रहेंगे। तो याद रखिएगा दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूअस डाटा। आपका कोई रोल नहीं है, हाइट होती है ऐसी है भाई, आप किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि आपके पास 5 फीट के बाद 6 फीट ही मिलेगी, आपको 5.25 भी मिलेगी, 5.10 फीट्स वाला बंदा भी होगा, 5.11 फीट्स वाला बंदा भी होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वेट, वेट ऑफ अ पर्सन। मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द पर्सन इज मोर देन लेट्स से 70 kg। तो भाई 70 के बाद मेरे पास 71 kg नहीं होगा, हो सकता है 70.5 kg का कोई बंदा हो सकता है 70.8 kg का कोई बंदा हो सकता है आपके पास 70 के बाद डायरेक्ट 80 पे शिफ्ट नहीं आएगा, 72 kg का भी होगा, 72.5 kg का भी होगा। तो ये सारी के सारी एग्जांपल्स क्या है, दे आर द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस। इसी तरीके से डायामीटर ऑफ लीव्स या लेंथ ऑफ लीव कह लो, लेंथ ऑफ लीव। आप जो ट्री है उसके अगर मैं आपसे कहता हूं जो उसके पत्ते हैं उनकी लेंथ मेजर करो, तो हो सकता है आपको कोई 5 सेंटीमीटर वाला मिले, 5.6 सेंटीमीटर वाला मिले, 8.9 सेंटीमीटर वाला मिले, 8.75 सेंटीमीटर वाला मिले। ये तो डिपेंड करता है भाई पत्ते किस लेंथ के हैं। तो हमारे पास वो वाली भी एग्जांपल किसकी बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डाटा। तो इसमें याद रखें ये आपका कोई रोल नहीं है, इसके अंदर हमारे पास जो मेन चीज है ये डाटा की टाइप ऐसी होती है। सारों को यहां तक क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे सबके इस पॉइंट पे। किसी को अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस समझ नहीं आया तो पहले यहां पे बात कर ले। सर अगर वो स्पेसिफिक हो जाए कंटिन्यूस के अंदर, जैसे हाइट है उसको होल नंबर्स के अंदर ही चाहिए, फिर वो डिस्क्रीट में चला जाएगा, फिर वो एग्जाम्पल डिस्क्रीट के लिए चली जाएगी, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है यूजुअली, वो इनको एग्जाम्पल को ऐसे ही रखता है। ठीक है सर। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? तो पहले तो बेटा काम आपका इतना सा है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ के ये इवेल्युएट कर लेना है कि भाई आपका जो डाटा है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। ये काम आपने पहले ही इवेल्युएट कर लेना है। अब आते हैं अपनी इसके ऊपर।
बेटा ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, बाइनोमियल है और ज्योमेट्रिक, ये तीन चीजें, इधर से मैं कर रहा हूं कट, और इधर लाके मैं कर रहा हूं पेस्ट। ये तीन जो आपके पास है, बाइनोमियल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं हम, बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक, ये तीन आपके पास है डिस्क्रीट की एग्जांपल। और आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल हमारे पास है कंटिन्यूअस की। कहीं पे भी डिस्क्रीट आ जाए तो जेन में आ जाना चाहिए भाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स अगर लग रहे हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो वो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा की बनाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारे पास डिस्क्रीट पे लगती है, ज्योमेट्रिक जो है वो भी डिस्क्रीट पे लगती है। कंटिन्यूअस डेटा के लिए फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी इसमें एक ही होता है, वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास कंटिन्यूअस लगती है क्योंकि वो आपके पास नॉर्मल, क्योंकि कंटिन्यूअस की बेटा पॉइंट पता है क्या होता है, अगर मैं आपसे कह दूं कि मोर देन 5 फीट्स वाला बंदा तो 5.05 भी होगा, 5.01 भी होगा, 5.0 चलते 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 बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो उसमें हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वाहिद एक होती है जो कि हमें सारे आंसर दे देता है। वो इस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हेल्प आउट करती है, लेकिन अभी के लिए याद रखें कंटिन्यूअस डेटा को सॉल्विंग के लिए एक ही हमारे पास है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी तो कैटेगरी अलग हो जाती है क्योंकि अगर कंटिन्यूअस आपके पास डेटा है तो भाई सारा कुछ खत्म कर देना, भूल जाना, क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज सॉल्व करके दे सकती है, वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको सॉल्व करके दे सकती है। रह जाता है ये वाला। अब फर्दर देखो, हम समझ रहे हैं कि हमने डिसाइड कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर तो वो आपसे टेबल प्लॉट करता है, तो ये तो आपके पास होता ही कंटिन्यूअस है, राइट। अब इसके अंदर भी तीन है, एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, इसको प्रोबेबिलिटी टेबल मैंने लिखा है, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं, एक ही बात होती है। फिर इसके अंदर फर्दर मेरे पास दो है, या तो वो हमसे क्वेश्चन को बाइनोमियल के तरीके से सॉल्व करवाता है या फिर हमें वो ज्योमेट्रिक के अंदर सॉल्व कराता है। तो इन दोनों में फर्दर कैसे डिसाइड करना है वो भी फर्स्ट डे पे सुन लें ताकि आगे आपके पास मसला नहीं होगा। गौर से देखिएगा, बड़ा सिंपल है, गौर से सुनना है सबने। बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक में फर्क कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं। देखो बेटा, मैंने एक बात बोली है, मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने कहा था अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरी कम हो तो फिर हम लोग ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स अब बढ़ जाएंगी। हम आपको जब क्वेश्चन कहते हैं ना, हम कहते हैं एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 50 टाइम्स, एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 100 टाइम्स, एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड लेट्स से 20 टाइम्स। हम आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ा के देते हैं आपके पास, राइट। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि जी मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स इतने हैं, इतनी दफा एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेट्स से मैं आपको कहता हूं दैट एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 20 टाइम्स, तो n की वैल्यू बन गई 20, राइट। मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसमें से 7 टाइम्स आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक कॉइन है, या चलो डाइस कह देता हूं मैं, डाइस है जिसको मैंने 20 टाइम्स का रिपीट फेंका है, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 7 टाइम्स आपके पास 6 आए, राइट। जिस भी क्वेश्चन में मैं आपको n दे दूं, मैं आपको यह बता दूं कि भाई इतनी दफा एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसमें से मुझे ये बताओ कि मोर देन 7 टाइम्स आपके पास 6 आना चाहिए, तो वो किसकी एग्जांपल होगी, दैट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा क्वेश्चन में कि कितनी दफा एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है। बाइनोमियल के क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन होती है, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n, n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, right, is given in the question, is given। बाइनोमियल के क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा बताऊंगा
कि भाई कितनी दफा एक्सपेरिमेंट हुआ है। मैंने एक्सपेरिमेंट को 20 दफा किया है, मैंने एक्सपेरिमेंट को 50 दफा किया है, मैंने 50 पे तो नहीं जाता एग्जामिनर, खैर मैंने एक्सपेरिमेंट को 15 टाइम्स किया है, मैंने एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स किया है। बायनॉमियल के क्वेश्चन में मैं आपको n की वैल्यू लाजमी बताऊंगा। आई विल टेल यू कि जी नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कितनी दफा हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज बीन रिपीटेड, ये बायनॉमियल के क्वेश्चन में लाजमी बताया जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा दोनों एग्जाम्पल डिस्क्रीट किए हैं। अभी हम डिस्क्रीट की बात करें, कंटिन्यूस को तो कैटेगराइज ही अलग कर दिया मैंने। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ज्योमेट्रिक के लिए याद रखें, ज्योमेट्रिक में हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट is repeated until we get success। ज्योमेट्रिक के लिए हम कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट को हम इतनी दफा करें कि जी हमें जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूस है, राइट। अब पॉइंट ये है कि वो एक सक्सेस जो है मुझे पहली अटेम्प्ट में मिल जाए तो एक्सपेरिमेंट खत्म, वो सक्सेस मुझे 5वीं दफा में जाके मिले तब एक्सपेरिमेंट खत्म। जहां पे मुझे सक्सेस मिल गई वहां पे मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास एक कॉइन है जिसको मैं फ्लिप कर रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल वी गेट द हेड। आप एक कॉइन को इतनी दफा फ्लिप कर रहे हैं जब तक आपको हेड नहीं मिल जाता। आपने कॉइन को फेंका पहली दफा, आपको टेल मिल गई, आप दोबारा फेंकोगे, आपने दोबारा फेंका, आपको टेल मिल गई, आप दोबारा फेंकोगे। आप कॉइन को तब तक फेंकते जाओगे जब तक आपको हेड नहीं मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंटिल वी गेट दी सक्सेस। अब सक्सेस जो है वो क्वेश्चन में डिसाइड होगी, वो जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली होगी। जैसे अभी मैंने कॉइन की एग्जांपल दी है, तो कॉइन में जब तक मुझे हेड नहीं मिल जाएगा वो सक्सेस होगी, या वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि क्या चीज आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कह देता है दी सक्सेस इज टेल, तो आप एक्सपेरिमेंट को तब तक करोगे जब तक आपको टेल नहीं मिल जाती, राइट। अब वो सक्सेस आपको पहली अटेम्प्ट में मिल जाए, आपका एक्सपेरिमेंट वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको सक्सेस 100 टाइम पे जाके मिले, आपका एक्सपेरिमेंट 100 दफा चलेगा। इसकी मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ। वो एक गेम होती है जो कि आप लोग खेलते होते हो, फ्लिप द बॉटल। उसमें क्या है कि आपकी बारी तब तक है जब तक आप बॉटल को फ्लिप करें और बॉटल लैंड ना करे। अब आपने किसी बंदे ने फेंकी बॉटल, वो पहली दफा भाई लैंड कर गई, सीधी वर्टिकल लैंड कर गई, आपकी बारी खत्म है, आप जीत गए। एक बंदा है वो बेचारा सुबह से लेके शाम तक लगा हुआ है, उसकी बॉटल फ्लिप नहीं करी, वो भाई रात तक लगा रहेगा। उसने 100 दफा फेंका है, बॉटल फ्लिप नहीं की है, उसको 101 टाइम्स भी फेंकना है, 102 टाइम्स भी फेंकना है, 103 टाइम्स भी फेंकना है। वो तब तक एक्सपेरिमेंट करता रहेगा जब तक उसको सक्सेस नहीं मिल जाएगी। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हमारे पास n नहीं होता, वी डू नॉट have n over here. Now n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। n लिख देता हूं, n एक तो आप लोगों को पता नहीं क्यों भूल जाता है। n इज नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, राइट। इधर n नहीं होगा, बायनॉमियल में मैं आपको n प्रोवाइड करूंगा। बायनॉमियल में मैं आपको कहूंगा भाई एक्सपेरिमेंट 20 दफा हुआ है, ये बताओ कितनी दफा ये काम हुआ है। जैसे मैं कॉइन की एग्जांपल दूं तो बायनॉमियल में मैं आपको कहूंगा भाई 20 दफा मैंने कॉइन फेंका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 5 दफा हेड आए। तो मैं आपको n बायनॉमियल के क्वेश्चंस में दूंगा। ज्योमेट्रिक के क्वेश्चन में मैं n नहीं दूंगा आपको, मैं कहूंगा भाई एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। अब वो आपको सक्सेस जो है वो लेट्स से 100 टाइम्स में जाके मिलती है, वो आपकी किस्मत है। आपको सक्सेस जो है वो पहली दफा में मिल जाती है, वो आपकी सक्सेस, वो किस्मत है। तो इसमें याद रखिएगा वी डू नॉट हैव n, आपके पास n नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। वी डू नॉट हैव n इन दिस, n होता ही नहीं है इसके अंदर। हम ये कहते हैं कि जी एक्सपेरिमेंट को तब तक करते रहो जब तक सक्सेस नहीं मिल जाएगी। सारों को यहां तक बायनॉमियल और ज्योमेट्रिक में क्लैरिटी हो गई है बेटा? So this is the difference between the datas over here. अब आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल के लिए याद रखिएगा, अक्सर तो क्वेश्चन में वो लिख देते हैं, राइट। नॉर्मल लगती है कॉन्टिन्यूस डेटा पे। जितने भी कॉन्टिन्यूस डेटा है,
अब इसके अंदर याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस की मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको दे दी हुई है, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको कर दी हुई है। जितने भी आपके पास कंटिन्यूस हैं वो कोई भी एग्जाम्पल हो, राइट, उसके अंदर एक ही मेथड है जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब यहाँ पे याद रखिएगा हम आपको n की वैल्यू भी दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी होता है, z भी होती है, वो सारी चीज़ें हमारे पास होते हैं, वो नॉर्मल में जाके सीख लेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो है नॉर्मल, इसकी कैटेगरी अलग है, ये आपके पास लगती ही कंटिन्यूस डेटा पे है। दिस इज हाउ वी इवेल्युएट ईच एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। ये आपके पास सारे टॉपिक्स की क्लैरिफिकेशन है कि किसकी एग्जाम्पल किधर लगनी है, कौन से तरीके से प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड होनी है, ये सारा आपका फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू आपके पास क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के जो मल्टीपल मेथड्स हैं उनके ये वाले सारे आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी।